फटा और ऐसा फटा कि भाई भी उसी के साथ में फट लिया। तो लॉरेंस भाई फट लिए यहां से और इनकी हो गई मृत्यु। अब अवध में कोई संभालने के लिए था नहीं, तो भाई साहब बोला गया कॉलिन कैम्बल, इसीलिए नाम में ही कॉल है इनके। इनको कॉल किया गया कानपुर से, हेलो भाई कहां हो? बोले कानपुर में हूं। बोले भाई लखनऊ आ जाओ। यहां पर बोले वहां तो लॉरेंस था। बोले वो तो फट लिए, मतलब अरे वो तो निकल लिए। तो यहां से क्या हुआ, बम के साथ में एक बम आया और बम फटा, और बम फटा तो ऐसे फटा कि लॉरेंस भाई भी फट लिए। तो कॉलिन कैम्बल ने इसीलिए कानपुर और अवध दोनों में कराए। और ऐसे नहीं फटे, ये ऐसे फटे कि भाई साहब मैं आपको बताऊं, इस आदमी की रूह आज तक घूमती है, और ये सच्चाई है। लखनऊ में एक इलाका है रेजिडेंसी बिल्डिंग। रेजिडेंसी बिल्डिंग में मेरे भाई आज भी लोग ये कहते हैं कि आज भी ये बिल्डिंग ना कोई जाता नहीं है यहाँ पर। गोले के निशान आज भी हैं, या बम के गोलियों के निशान आज भी इस बिल्डिंग के ऊपर हैं। और शाम को 5 बजे के बाद यहां कोई नहीं जाता। और ये देश की 10 सबसे ज्यादा भूतिया जगहों में से एक है। आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं पिछले साल का, पता नहीं इससे कितना रेलेवेंट है, लेकिन क्योंकि मेरे बहुत नजदीकी उसका है इसलिए मैं जानता हूं। जिस स्कूल से मैं निकला हूं, मैं पढ़ के निकला हूं, पास आउट हूं, तो वहां पे 9th क्लास के कुछ बच्चे थे। ये किस्सा आपको 2 साल पहले का बता रहा हूं, मैं तो खैर 15 साल पहले निकला था उस स्कूल से। उन लोगों ने पता नहीं क्या उनको चुल चढ़ी कि भाई वो ना बोले कि हम जा रहे हैं और रेजिडेंसी जाएंगे। रात में 9 बजे वो गेट पार करके गए और रेजिडेंसी गए। 2 लड़के थे। जब लौट के आए उसके बाद से ना, एक लड़के ने, सोचो 9th क्लास का बच्चा है यार, जानता हूं मैं उस बच्चे को, आने के बाद 1 हफ्ते बाद उसमें से एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसने बोला पता नहीं मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, डिप्रेशन इतना भयंकर आ गया उस बंदे को, उस लड़के को इतना डिप्रेशन इतना भयंकर आ गया कि उसने सुसाइड कर लिया। और दूसरा वाला व्यक्ति एक डीप एंजाइटी में चला गया। आज भी वो उस एंजाइटी में, आज भी दवाई चल रही है उसकी। मुझे नहीं पता कितना इसमें मतलब क्या भूतिया है क्या है, लेकिन ये चीज जो है ये सामने की है। अभी 2 साल पहले की बात है, पेपर में भी निकला था पूरा। खैर मैं बच्चे को जानता हूं क्योंकि मेरे ही स्कूल का था जहां से मैं पास आउट हूं। तो ये हेनरी लॉरेंस की रेजिडेंसी है जो लखनऊ में है। इसके बाद क्या हुआ, तो कॉलिन कैम्बल इसीलिए दोनों जगह पर आया क्योंकि लॉरेंस मर लिया था। दिल्ली में क्या हुआ, 2 लोग याद रखना। दिल्ली से क्या होते हैं, हम बोलते हैं हटो भाई, निकलसन और हडसन। तो निकलसन जो है, अच्छा जहां जहां 2 लोग आएंगे ना, आप समझ लेना कि यहां पर भी कोई ना कोई निकल लिया है। तो हुआ क्या मेरे भाई, निकलसन जो है वो निकल लिए। निकलसन जो है वो निकल लिए मतलब परलोक सिधार गए। तो जब निकलसन परलोक सिधार गए तो फिर क्या हुआ, बोला गया कि भाई ऐसा है, हडसन हडसन को बुलाया गया। और हडसन ने क्या किया, हडसन ने लिटरली हटसन वाला काम किया है। हटसन माने बेटों को हटाओ, इसका मतलब पता है क्या किया इसने? इसने बहादुर शाह जफर दिल से कमजोर हो जाए तो पता है इसने क्या किया, इसने बहादुर शाह जफर के बच्चों को मार दिया, बेटों को मार दिया। ये तो पर्सनल ले लिया भाई ने, है विद्रोह कहीं था लेकिन भाई फैमिली पे चला गया। अगर सिंघम वाली मूवी होती तो सीधे सिंघम एक ही बात बोलता ना, फैमिली पे नहीं जाने का, लेकिन यहां ये फैमिली पे चला गया। हडसन ने बहादुर शाह जफर के बच्चों को मार दिया था, इनके बेटों को मार दिया था। 2 बेटे थे इनके, दोनों को मार दिया था। वैसे ही बहादुर शाह जफर काफी बूढ़े थे और उनके बेटों को भी मार दिया। क्या बचा उनके पास, इसीलिए उनके अंदर से तथ्य ही खत्म हो गई थी। समझ गए? चलो यहां सवाल आता है कि बताओ दिल्ली में कौन मरा था, तो निकलसन जो थे वो निकल लिए थे, ऐसे याद रखेंगे आप। इलाहाबाद की बात करते हैं भाई, ये आदमी था कर्नल नील। ये नील क्यों बोलते हैं कर्नल नील, बहुत ही वाहियात, बहुत ही बुरा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घटिया इंसान था। क्यों, बताता हूं आपको। कहानी मेरे भाई कुछ ऐसी आती है, कर्नल नील जो है, मतलब इतना गंदा काम करने के बाद किसी को नींद कैसे आ सकती है, यही है कर्नल नील, जिसको कभी नींद ना आए। कैसे, 1857 में ना इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह हुआ। नील को भेजा गया, जा भाई कंट्रोल करके आ जा। ये आदमी सिर्फ विद्रोह दबाने नहीं गया था, ये बदला लेने गया था। इसको इसको घृणा थी, तुम ससुरे इंडियंस, तुम हमसे बराबरी करोगे। तो उसने क्या किया, बनारस से लेके इलाहाबाद तक का पूरा रास्ता, भाई अच्छा खासा है, बनारस से इलाहाबाद तकरीबन 170 किलोमीटर के करीब कुछ पड़ता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। गांव का गांव जला दिया यार इसने। सोचो, जिस भी गांव पे शक होता कि यहां पर विद्रोहियों को पनाह दी गई है या फिर विद्रोहियों को सपोर्ट मिला है, पूरा गांव जला देता था। लोग जब भागते थे ना जलते हुए गांव से, उनको पकड़ता था, पेड़ों से उल्टा लटका देता था और उसके बाद उनका गला रेत देता था, खून उनका रिश्ता रहता था, उससे उनकी मृत्यु होती थी। कुछ को सीधे पकड़ करके पेड़ से फांसी पर लटका दिया था। अगले दिन सुबह जब देखते थे ना, तो रास्ते भर में पेड़ों पे लाशें गिरा मिलती थी। और कोई ट्रायल नहीं, कोई जुडिशरी, ये नहीं कि चाहे दोष हो चाहे निर्दोष हो, कुछ नहीं, सबको पकड़ के मार देता था। देखा, पकड़ा, मारा, सीधा। इलाहाबाद में तो इसने और भी ब्रूटल काम किया। इसने क्या किया,
इसने यहां आम लोगों को भी नहीं छोड़ा, जो लोग विद्रोह में नहीं भी थे उनको भी सजा दी। कई जगह लोगों को क्या किया इलाहाबाद में, मतलब ये सबसे क्रूर आदमी जो था ना इस पूरे उसका ये था यार, ये बहुत क्रूर आदमी था ये। इसने क्या किया, इस इलाहाबाद में तोप के मुंह के ऊपर लोगों को बांधा और तोप से फायर कर दिया, मतलब लोगों के चीथड़े हो गए। फायर हुआ, लोगों की आंतें कहीं जा रही हैं, आंखें कहीं जा रही हैं, पेट की अंतड़ियां कहीं जा रही हैं। ये इलाहाबाद में इसने क्रूअल पनिशमेंट दी थी सबसे ज्यादा। और तो मतलब ये एक अंग्रेजों का मेथड था जिसमें वो ना तोप के मुंह के सामने बांध के लोगों को गोला दाग देते थे। फिर क्या हुआ जब ये कानपुर आया, अच्छा अब इधर क्या हुआ, ये मतलब ये सबसे क्रूअल आदमी था ये। अब कानपुर में ना एक जब ये सब हो रहा था, इलाहाबाद से कानपुर बहुत दूर नहीं है, ऐसी 300-250 किलोमीटर होगा। एक बीबी घर मैसेकर हुआ है, बीबी घर नरसंहार। बीबी घर नरसंहार में क्या था, तो इंडियन सिपाही जो थे वो भी बहुत ज्यादा अब बदले की आग में थे, तो उन्होंने सोचा तुम हमसे पर्सनल, तुम्हें याद है निकलसन ने, ये हडसन ने बेटों को मारा। अब जब ऐसा हुआ ना तो कानपुर में जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने भी बोला तुम फैमिली पे गए, अब हम भी फैमिली पे जाएंगे तुम्हारे, ऐसी की तैसी। अब परिवारों तक लड़ाई चली गई थी। अंग्रेजी महिलाओं को, ब्रिटिश विमेन को उठाया, इंडियन सिपाहीज ने ब्रिटिश बच्चों को उठाया और उनको मार दिया। अब नील को बुलाया गया बदला लेने के लिए। नील ने पता है क्या किया, जो सैनिक पकड़ में आ पाए उनको पकड़ा, और बीबी घर एक इलाका है वहां पर जमीन पे ना पूरा खून खून था, उनको जबान से खून चटवाया है, उनसे जबान से उनसे खून चटवाया है। लिटरली जमीन पर क्या करते थे, खून को जबान से चाट के साफ करवाया है और उसके बाद उनको फांसी दी गई है। कुछ प्रिजनर्स ऐसे थे कि पहले कुछ लोगों का क्या किया, बोला तुम हिंदू हो, गाय का मांस खिलाया, बोला तुम मुसलमान हो, सुअर का मांस सामने, सुअर का खून पिलाया। बहुत ही घटिया काम नील। तो ये था, तो नील को ना ब्रिटिश हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है। उसके अपने लोगों ने भी कहा कि यार ये ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा। तो नील याद रखना, इलाहाबाद और बनारस एक्सट्रीम क्रूएल्टी से कहीं पर अगर दमन हुआ था तो वो नील ने किया था। नील ऐसा दाग छोड़ गया, नील हमेशा दाग छोड़ता है ना, डाई होती है, तो वो ऐसा दाग छोड़ गया जो कभी भर नहीं पाया। चलो मेरे भाई, तो ये हो गया, नील यहां पर आ गया। अब जगदीशपुर में कौन थे भाई, जगदीश भाई की आप जानते हो, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। 80 साल के थे कुंवर सिंह, 80 साल के थे कुंवर सिंह जब ये लड़ाई कर रहे थे, बिहार के शेर जिनको बोलते हैं, 79 के करीब थे ये। तो क्यों नहीं विद्रोह, क्यों नहीं, बिहार में जगदीशपुर थे और वो कुंवर सिंह थे, सॉरी कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह थे, कुंवारे क्यों रह गए थे ऐसे याद करो, क्योंकि टेलर ने उनकी शेरवानी नहीं सिली थी। क्या, क्योंकि टेलर ने ना उनकी शेरवानी नहीं सिली थी, तो इसलिए विलियम टेलर ये मेन नाम हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, यहां तक की बात समझ आ गई है, यहां तक की कोई डाउट नहीं ना, एकदम बढ़िया सा। चलिए शाबाश यार, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है कि किसने कहां पर कैसे क्या विद्रोह किया है। यू गॉट दैट, कूल। अब आगे बढ़ते हैं, तो इलाहाबाद में हो गया, जगदीशपुर में टेलर और विंसेंट आयर, और यहाँ कुंवर सिंह जो थे जो विद्रोह का कर रहे थे, और इन दोनों लोगों ने मिलकर उसको दबाया, उस पूरे विद्रोह को। ठीक है, खूंखार हो गई क्लास ना, शुरू होते ही खून खराबा, कितना कुछ। हाँ, खून शुरुआत होती, खून खराबा, सब एकदम बिल्कुल लाल हो गया, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है ये कोई क्लास नहीं, कोई हॉरर मूवी चल रही है, कोई क्राइम थ्रिलर नहीं होता है, निठारी जैसा कांड एकदम। छी छी छी। चलो बालक, तो यहां तक हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आपको भी वहां जाने की क्यूरियोसिटी हो रही है, मत जाना, पगला जाओगे। ठीक है, आओ। अबे यार तुम लोगों का क्यों मन कर रहा है वहां जाने का, कैसे हो गए हो यार, कैसे हो गए हो भाई, आओ। सर जयचंद सर के बारे में कुछ बताइए। क्या, जयचंद सर के बारे में कुछ बताइए, कैसी बात कर रहे हो भाई। चलो आगे आते हैं, जयचंद सर के बारे में कुछ बताइए। ठीक है भाई, बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया ना मेरे भाई, अब आओ, तो अब यहां आएंगे, इस पर देखते हैं। आओ, हाँ, चलो इधर देखते हैं। तो ब्रिटिश अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई को वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि विद्रोहियों में सोई हुई महिला एकमात्र मर्द कौन है रे। तो एक गाना भी है ना, कुछ एक गाना भी है यार, सही कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या था, ट्यूनिंग याद आ रही है। खैर यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कौन थे भाई, रोज पसंद था, रानी को रोज पसंद है, ऐसा रोज करेंगे तो याद रहेगा, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो दुश्मन था भाई ऑब्वियसली। दिल्ली में विद्रोह को दबाते समय किस ब्रिटिश सेनापति की मृत्यु हो गई थी। तो यहां से क्या हुआ था, कौन निकल लिया था, कौन निकल लिया था मेरे बालक, निकलसन निकल लिए थे भाई, अपने नाम में ही गुदवा के आया था भाई अपने नाम में ही गुदवा के आया था। ठीक है, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ठीक है,
अब आगे आते हैं, सर प्रैक्टिस सेट भी करवाइए। हाँ बेटा, ये थ्योरी करा दूं, ऑप्शन ए भी है, थ्योरी नंबर ए, थ्योरी नंबर बी, थ्योरी नंबर सी, थ्योरी नंबर डी। अरे करा तो रहा हूं दीदी, देखो ना यहाँ पर है तो। और संडे संडे तुमको टेस्ट भी तो कराऊंगा, टेस्ट भी तो बोला ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहां आते हैं, लखनऊ और कानपुर में विद्रोह को कुचलने का मुख्य श्रेय किस ब्रिटिश सेनापति को दिया जाता है? किसको दिया जाता है बेटा लखनऊ और कानपुर में विद्रोह को कुचलने का मुख्य श्रेय? कौन आया था जिसको, हेलो भाई कहां हो, लखनऊ में हमारा आदमी खत्म हो गया है, कौन था वो जिसको कॉल किया गया था? कॉलिन कैम्पबेल, इसको कॉल करके बुलाया गया। तो ये तो कानपुर में था, इसको लखनऊ में बुलाया गया था, है ना। महाराजा बिजली पासी कहां से युद्ध हुआ था? यार वो एग्जाम में नहीं आता इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहा हूं उसको, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट कहानी पर देखते हैं, वेरी वेल डन। फिर आएंगे यहां पर, बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो भाई हमारे कुंवारे रह गए थे क्योंकि भाई को भाई हमारे कुंवारे रह गए थे क्योंकि भाई को क्या हो गया था? क्योंकि भाई हमारे कुंवारे रह गए थे क्योंकि भाई की टेलर ने शेरवानी नहीं सिली थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? विलियम टेलर, ये हो जाएगा। यस, शाबाश। आगे बढ़े, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, चले, वेरी गुड। अब देखिएगा, वेरी वेल डन। फिर आएंगे यहां पर, क्रांति के परिणाम। अब हुआ क्या था यार, इसके परिणाम की बात करते हैं कि भारत, अच्छा अब ये बड़ा खास है कि आखिरकार हुआ क्या था मेरे भाई। ये सारी चीजें हुई थी, क्रांति तो हुई, लेकिन अब इस क्रांति में ना क्या क्या चीजें हुई थी इसके बारे में बातें करते हैं। रेडी हो? बढ़िया, समझे, फिर से कहानी शुरू हो रही है इसमें तो तुम तैयार हो गए बढ़िया से, है ना। इसमें तो भाई साहब तुम्हारा कोई हो ही नहीं है, इसमें तो तुम एक नंबर तैयारी होती है तुम्हारी इसमें। चलो ठीक है, समझाता हूँ। अब क्या हुआ यार कि परिणाम क्या हुए क्रांति के, इसका क्या मतलब होता है? क्रांति के परिणाम मतलब इतनी बड़ी फाइट लड़ी है तो कुछ तो हुआ ही होगा ना। अब देखो कि इतनी बड़ी फाइट में असल में ओ, हाँ, इतनी बड़ी फाइट में आखिरकार क्या क्या चीजें हुई, इन पॉइंट्स को ना हमें एक एक करके हम समझते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट आप देखिए जरा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, आराम से देखो, पढ़ो आराम से, मतलब पहला पॉइंट आराम से पढ़ो, खुद से सोचो क्या हो रहा होगा, फिर मैं समझाता हूं चलो ओके। किसी ने बताया ना, अरे सब इंतजार कर रहे हैं हमारे बताने का, है ना। हाँ देखो भाई, सबसे पहले आया भारत सरकार अधिनियम, और भारत सरकार अधिनियम ने बोला कि क्लास में एसी चला लीजिए नहीं तो बहुत गर्मी हो जाएगी। भारत में सरकार अधिनियम ने बोला कि एसी चलाइए नहीं तो बहुत गर्मी हो जाएगी, ठीक है। देखो मेरे भाई, अब तुमको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आया भारत सरकार अधिनियम 1858 की बातें। तो भाई सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। जैसे आज रिलायंस है ना, बिल्कुल वैसे ही टाटा है ना, बिल्कुल वैसे ही, तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। अब क्या हुआ, ये कंपनी इंडिया में बस बिजनेस करने आई थी सन 1600 में, लेकिन धीरे धीरे तुमने देखा कि पूरा देश इसने अपने कब्जे में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना। मतलब आए थे बिजनेसमैन बन के, और धीमे धीमे पूरा देश की राजनीति से लेकर के जमीन वगैरह सब कैप्चर कर लिया। मतलब एक प्राइवेट कंपनी ने पूरे देश के ऊपर राज करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या बोला, बोला देखो भाई ऐसा, बोले कि यार देखो ऐसा है ना, कंपनी अपने सब अपने मन से डिसीजन ले रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं था इसके ऊपर। तो कंपनी सब कुछ अपने मन से डिसीजन ले रही थी, वो अपनी इवन अपनी आर्मी तक रह रही थी। सोचो, रिलायंस की अपनी आर्मी है एक इंडियन आर्मी है, एक रिलायंस आर्मी है, अरे भाई है। और उसका एक भारत सरकार टैक्स लगा रही है, एक अपने टैक्स लगा रही है। आज क्या करना है, आज साहब आपको रिलायंस टैक्स भरना है, कैसा अजीब सा हो जाएगा ना। तो ये ऐसे ही इन्होंने कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी रख ली, अपने टैक्स लगा रहे, राजा अलग टैक्स लगा रहा है, भाई अपने टैक्स लगा रहे हैं। सोचो, मुकेश अंबानी साहब ने बोला आज से ना मेरा एक टैक्स लगेगा, नाम क्या है, अनंत अंबानी टैक्स, आज से जुड़ेगा क्योंकि मैंने शादी में बहुत खर्चा कर दिया इसलिए मुझे उसका टैक्स चाहिए। तो ऐसे टैक्स लगाए जाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे टैक्स लगाती थी। तो अब यही प्रॉब्लम थी कंपनी के एम्प्लॉय, अच्छा इस कारण से क्या हुआ, कंपनी के एम्प्लॉयज ना करप्ट बहुत हो गए थे, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे, लोगों की परवाह किए बिना। तो इसी फ्रस्ट्रेशन से 1857 का विद्रोह हुआ था। अब क्या हुआ, जब ये लाया गया ना भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें क्या हो रहा है, बोले देखो ऐसा है कि कंपनी ने ना इतनी गड़बड़ की कि पूरे हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ बिल्कुल एकदम सीधे पूरा पूरा हिंदुस्तान हमारे खिलाफ हो गया कंपनी की इतनी सारी गड़बड़ियों की वजह से। तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, बोले ऐसा है, बोले ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया वहां की महारानी ने,
आए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे, बोले बोलो पेंसिल पेंसिल, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। मतलब अब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी शासन नहीं होगा, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बोले और बोले हमने इतनी सारी जमीनें जीती हैं, हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, बोली वो सारी प्रॉपर्टी मुफ्त में हमको मिल जाएगी। रानी ने अपने नाम पे ले ली भाई, अलग लेवल के मजे चल रहे हैं। इसका मतलब ये ऐसा हो गया कि तुम्हारे तुम्हारे घर के ऊपर ना, मान लो कोई है तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा कर रहा है, ठीक है, तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा कर रहा है, दूसरा आदमी आया, उसने क्या किया, उस आदमी को मार दिया, तुम बड़े खुश हो रहे हो, अरे वाह वाह वाह, मार दिया उसको, फिर बोला आज से ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हाँ आप बोलेंगे मेरा है मेरा है, बोला आज से ये घर मेरा है। मतलब दो लोगों ने आपस में फैसला कर लिया कि तुम्हारा घर किसका है। अरे ये कौन सी बात हुई। तो अब यहां पर क्या हुआ, अब इंडिया ना सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। बोला ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी जमीनें आज से वो सारी ब्रिटिश क्राउन माने महारानी की हो चुकी हैं। मतलब क्वीन विक्टोरिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली कंट्रोल करेगी। मतलब अंग्रेजों की जो कंट्री थी अब उसके थोड़े हिस्से इंडिया में भी थे। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लो भारत बोल दे कल से कि लाहौर जो है वो इंडिया का है, अब मतलब पाकिस्तान के अंदर एक इंडिया की टेरिटरी है। ये सिंपल भाषा में, पहले एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर घर चला रहा था, ठीक है, उसने इतनी गड़बड़ी करी कि सरकार ने खुद से बोला ऐसा है, जो अब कंपनी ने बोला कि देखो ऐसा है तुम निकलो, अब तुम कॉन्ट्रैक्टर नहीं, अब हम खुद मालिक ही घर बनवाएगा, अपने आप ही घर चलाएगा, ये मतलब हुआ। फिर तो ये पहली चीज हो गई। दूसरा हुआ यार नया पद, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बोला। पहले क्या था, जब कंपनी का राज था तो इंडिया में ना कंपनी का सबसे बड़ा, जैसे सबसे बड़ा किसी भी कंपनी का ऑफिसर कौन सा होता है, सीईओ। भैया सीईओ जो बोलेगा वो होगा। तो ऐसी सबसे बड़ा आदमी कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था। ये बेसिकली ना कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था कि पूरी कंपनी को यही आदमी चलाता था। वो कंपनी की तरफ से डिसीजन लेता था, ब्रिटिश सरकार से सीधा उसका कनेक्शन था। लेकिन वो कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं था। वो कभी ब्रिटिश सरकार की बात अगर मन होता था तो मानता था, नहीं मन होता तो नहीं मानता था। क्योंकि आज अगर आज अंबानी जी को कुछ करना होगा तो जरूरी थोड़ी ना कि मोदी जी से पूछे हर काम करने से पहले, वो अपनी इच्छा से करेंगे। 1857 के समय क्या हुआ, गवर्नर जनरल का नाम था कैनिंग। अब हुआ क्या, जब अब रानी ने डायरेक्टली कंट्रोल ले लिया तो बोला अब ये गवर्नर जनरल नहीं, अब ये वाइसरॉय होगा। मतलब बोले जो तुम्हारा, क्योंकि उसको इंडिया के बारे में सब पता था, कंपनी हटा दी लेकिन बोले तुम्हारा जो सबसे बढ़िया आदमी है वो हमको दे दो। समझ गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाइसरॉय को अपना ले लिया। बोले अब वाइसरॉय जो है वो महारानी का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब एक प्रकार की महारानी की परछाई है भारत में। तो गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, ये हो गया। मतलब आदमी वही रहा, लॉर्ड कैनिंग ही रहा, बस उसकी पोजीशन बदल गई। कल तक कंपनी का नौकर था, आज से क्वीन का आदमी बन गया, प्रमोशन हो गया भाई एक तरीके से तो उसका। तो जैसे स्कूल में मान लो पहले एक टीचर थे जो ट्यूशन टीचर की तरफ से पढ़ाते थे, ठीक, अब वो क्या हो गया, अब उन्होंने पहले टीचर थे जो कि मान लीजिए हो गया कि भाई बोले कि जो ट्यूशन टीचर की तरफ से पढ़ा रहे थे अब वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के अंडर आ गए। मान लीजिए आप किसी कोचिंग में जाते हैं, कहीं किसी कोचिंग में वो पढ़ा रहे थे, ठीक, अब क्या हुआ, प्रिंसिपल ने डायरेक्टली उनको अपने अंडर ले लिया कि तुम लोग त्रिपाठी सर के वहां पढ़ने जाते हो है ना, लाओ ऐसी की तैसी त्रिपाठी सर को ही अपने स्कूल में बुला लेते हैं, बस जाओ। मान लो प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लगता है कि तुम त्रिपाठी सर के यहाँ पढ़ने जाते हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जाओ त्रिपाठी सर की ऐसी की तैसी, सीधे त्रिपाठी सर को ही लेके आ जाते हैं यहाँ पर, अपने स्कूल के अंडर ले आते हैं। अब कोई जाएगा ही नहीं कोचिंग, क्योंकि अब तो सब यही आ गए हैं। तो यही काम हुआ, ठीक, काम वही हुई, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी बदल गई। अब उसके डिसीजंस लेने से पहले उसको लंदन से पूछना पड़ेगा, ये कहानी है। फिर क्या हुई, महारानी की उद्घोषणा 1858 में हुई है, 1 नवंबर 1858। ये क्या था, पहले क्या था, विद्रोह के बाद पूरा देश ना, अभी देखो अभी डरा हुआ था पूरा, इंडियंस को पता ही नहीं था कि अंग्रेज अब क्या करेंगे। अच्छा हम भी ना बड़े, थोड़ा सा देखा जाए तो हम लोग बड़े थोड़ा बेवकूफ टाइप तो लोग हैं। देश में इतना भूचाल चल रहा है, उसी समय कोई राजा नहीं आया, इतने रजवाड़े वैसे हमारे वहां हैं लेकिन कोई ने नहीं बोला कि आज से भारत का राजा मैं हूं। सब बैठे वेट कर रहे थे, अच्छा अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मालिक बदला है, अब हमको एक और मालिक वही दे देंगे। क्या बेवकूफी है भाई, अरे हमें खड़े होना चाहिए था कि अब ठीक है आज से हम राजा हैं। लेकिन अब वो पूरा भारत वेट कर रहा था, अब एक हमको नया राजा मिलेगा। तो इंडियंस को ये नहीं पता था कि अंग्रेज अब क्या करेंगे, और क्या और जुल्म बढ़ा देंगे, क्या सबको सजा देंगे। लोग डर में थे। हुआ क्या, क्वीन विक्टोरिया ने बोला कि मेरे बच्चों परेशान ना हो, आज से तुम्हारी रानी मैं हूं, आज से तुम्हारी रानी मैं हूं। और उन्होंने अश्योर किया कि हम तुमको वादा करते हैं हम तुमसे कि हम किसी के धर्म में दखल नहीं देंगे। क्योंकि 1857 के विद्रोह की एक बड़ी वजह वो धर्म वाली कार्टेजेस थी, वो ग्रीस वाली कार्टेजेस। बोला और जो हमसे लॉयल रहेगा, तुम हमसे लॉयल रहेगा तो तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब अगर तुम हमारे चाटुकार रहोगे तो हम तुमको रिवॉर्ड भी देंगे। अब आपको पता है भारत में चाटुकारों की कमी नहीं है,
जवान कैसी जीभ लपलपाई, इतनी लंबी जीभ लपलपाई। लोगों ने ब्रिटिशर्स की चाटुकारिता शुरू कर दी, क्योंकि अब नई महारानी है तो नई महारानी के हम भी फेवरेट बन जाएं। इंडियंस अच्छा बोली कि देखो अब इंडियंस को थोड़ा सा, अब नई महारानी आई है तो उन्हें कुछ देना भी है, तो बोली कि इंडियंस को भी ना हम गवर्नमेंट सर्विस में लाएंगे। ये एक बड़ा प्रॉमिस था। हालांकि इसको लागू होने में कम से कम 25-30 साल लग गए। बोली अब हम इंडियंस को भी सरकारी सेवा में लेके आएंगे, मतलब अब इंडियंस भी जो हैं ये आईएएस बनेंगे जाकर के। तो ये किसने करा? ये लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ के सुनाया कि महारानी की ये उद्घोषणा है ये। लेकिन भाई रियलिटी क्या थी? सुन के तो तुम्हें लग रहा है ना बड़ा अच्छा, अरे वाह, प्योर प्योर पीआर स्टंट था। पीआर समझते हो? पब्लिक रेपुटेशन। प्योर पब्लिक रेपुटेशन स्टंट था और कुछ नहीं। अंग्रेज डर गए थे कहीं ऐसा ना हो महारानी के नाम पे दोबारा विद्रोह ना हो, तो खाली वादे करके चले आओ, खाली वादे कर दो बस, ठीक, कि सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे। वादे कर दो ताकि लोग शांत हो जाएं, वादे कर दो ताकि लोग शांत हो जाएं, विद्रोह दोबारा ना हो। प्रोमिसेस तो दे दिए, लेकिन जमीन पर कब उतारा जानते हो? हमारे वहां पॉलिटिक्स ऐसी चलती है, आपके वहां पानी ले आएंगे। पानी कब आया साहब? पानी आएगा साहब कम से कम 3-4 इलेक्शन बाद। अगले बार फिर से वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूं, हाउ इंडियन पॉलिटिक्स वर्क। एक बार क्या हुआ, गांव में एक नेताजी पहुंचे। नेताजी ने बोला कि अरे इस बार आप हम ही को वोट दीजिएगा, हम आपके गांव में पानी ला के रहेंगे, पानी ले आएंगे। पानी की बड़ी समस्या थी उस गांव में। गांव वाले बोला अरे वाह नेताजी पानी ले आएंगे, वोट दे दिया। चुनाव के बाद नेताजी गायब। 5 साल पूरे हुए, नेताजी फिर आ गए। चुनाव के पहले नेताजी ने क्या किया, दूसरे चुनाव के पहले नेताजी ने क्या किया, वहां पर जमीन खुदवा दी पाइपलाइन के लिए। अब क्या हुआ, वो आए दोबारा, फिर आए वोट मांगने, हम आपके वहां, फिर वही हम आपके यहाँ पानी लाएंगे। लोगों ने बोला अरे नेताजी पानी तो आप 5 साल पहले लाने वाले थे। नेताजी ने बोला अरे वो क्या बताएं, परमिशन लाने में मैं यहां दौड़ा वहां दौड़ा, देखिए मैंने काम शुरू करा दिया, देखिए मैंने पाइपलाइन डलवा दी है। अब अगर आप मुझे चुनेंगे तो आपके वहां पर इस पाइपलाइन डलवा दी है, अब इसमें पानी भी आएगा। तो अब लोग और अगर किसी और को आप ले लेंगे तो फिर वो उस पाइपलाइन के ऊपर कुछ नहीं करेगा। तो लोगों ने बोला चलो ठीक है, एक और मौका दे देते हैं। नेताजी फिर आ गए, फिर 5 साल बीते, फिर पानी नहीं आया। लेकिन अब की इलेक्शन आने से पहले नेताजी ने बम्बा लगवा दिया। बम्बा मतलब मुझे होता ना, वो हैंडपंप लगवा दिए। हैंडपंप लग गए। वो लोगों ने बोला नेताजी लेकिन हैंडपंप लगे, पानी तो है ही नहीं बीच में भी। बोले अरे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, देखिए हमने ये लगवा दिया। अब आप अगर मुझे वोट देंगे तो मैं पानी की टंकी भी लगवा दूंगा और पानी की टंकी को इस बम्बे से कनेक्ट करवा दूंगा, तो आपका देखिए चलेगा। अब और अगर आप किसी और को चुनेंगे तो वो आपका ये बम्बा जो है ऐसे पड़े पड़े जंग खा जाएगा, इसका कुछ होने का तो है नहीं। लोगों को लगा यार बात तो सही कह रहे, नेताजी ने कम से कम इतना तो कराया, आओ चलो यार फिर से नेताजी को चलाते हैं। अब जाकर के तीसरी बार में नेताजी पानी लेके आ गए। यानी नेताजी को पता था कि अगर तुमने पहली बार में उनकी बात मान ली तो अगली बार तक तुम इसी एक छोटी सी चीज लॉलीपॉप दो और उसी को आराम से लेकर के चलते रहो। तो यही कहानी उस समय हुई। तो इंडियंस को गवर्नमेंट जॉब मिलने में पता है कितने साल लग गए थे? इस उद्घोषणा के बाद 30 से 40 साल बाद लगे था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात समझ में आ चुकी है। अब देखिएगा भाई, अगली चीज आती है सैन्य सुधार। अंग्रेजों को लगा, समझना क्या हो जाएगा यहां पर, देखो अंग्रेजों को लगा, देखो कि बोले कि देखिए ऐसा है, अंग्रेज अब ये सोच रहे थे कि हमारे पास में हमारी सेना ऐसे कैसे हार गई, मतलब सेना को ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई कि सेना फाइट नहीं कर पाई। सेना का पुनर्गठन करना पड़ेगा, तो इसके लिए पील कमीशन लाया गया। क्योंकि पील कमीशन में क्या था, ब्रिटिश आर्मी भी थी और इंडियन सोल्जर्स भी थे। तो यहां पर क्या किया गया, यूरोपियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में इंडियन सोल्जर्स काफी ज्यादा थे। बंगाल आर्मी में तो रेशियो लगभग 6:1 का था। इसका मतलब समझ रहे हो कि इंडियन सोल्जर 6 होंगे, यूरोपियन खाली 1 होगा। यही सबसे बड़ी गलती थी अंग्रेजों की, इन्हें लगा यही सबसे बड़ी गलती है, हम जिस आर्मी पे तुम डिपेंड कर रहे हो वही तुम्हारे खिलाफ उठ गई 1857 में। तो इनको ये बात समझ में आई। याद रखना ये रेशियो कितना था बच्चे, बंगाल में तो ये 6:1 था। मतलब अगर 100 अंग्रेज सैनिक हैं तो 600 इंडियन सैनिक हुआ करते थे। ठीक, तो उन्होंने बोला दोबारा कभी विद्रोह ना हो, इसके लिए स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। बोले कि देखो यूरोपियन सोल्जर्स की वो रेशियो बढ़ाओ, रेशियो को और ज्यादा ऊपर लेके जाओ ताकि इंडियंस कभी डोमिनेट ना कर सके। दूसरा, बोले तोपें जो है, आर्टिलरी तोपें सिर्फ यूरोपियंस के हाथों में दो, इंडियंस को कभी तोप मत दो, क्योंकि तोप सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। अगर इंडियंस के पास तोप नहीं होगी तो विद्रोह करेंगे भी तो जीत नहीं पाएंगे। और फिर बोले डिवाइड एंड रूल, आर्मी में भी लगाओ, आर्मी में भी आग लगाओ, एक रेजिमेंट में अलग अलग कास्ट लेके आओ,
एक डिफरेंट रीजन्स के लोग रखो, मतलब डिवाइड एंड रूल करो। जैसे एक जैसी रेजिमेंट, पहले सारे जाति के लोग ना एक साथ होते थे, अगर एक साथ होंगे तो सब ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। बोले अलग अलग रखो, हिंदूज में मुस्लिम्स भी लाओ, हिंदूज में दलित भी लाओ, ब्राह्मण भी लाओ, ताकि ये सब कभी आपस में एकजुट ही ना होने पाए। सिंबल भाषा में अंग्रेजों ने इसके लिए क्या किया था, पील कमीशन को गठित किया था, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां तक की बात समझ आ गई आपको पूरी की पूरी? तो मेरे भाई ये मेजर सुधार हुए जो 1857 की क्रांति के बाद जो चीजें करी गई थी, ये सारी आपने देखी। अब इसके ऊपर सवाल करने जा रहे हैं, और आप सवाल देखो, इसके बाद फिर हम आपको समाज सुधारेंगे। इसके बाद हम लोग, अभी हमारे हमारे कंधों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अभी हम लोग को समाज भी सुधारने चलना है ना। अभी हम लोगों को समाज भी सुधारना है, कोई छोटी बात नहीं है। इस एक घंटे में सोचो कितना कुछ करना होता है हम लोगों को। समाज सुधारना है, विद्रोह करवाना है, विद्रोह शांत करवाना है, विद्रोह का दमन करवाना है, महारानी को बुलाना है, कितना काम रहता है, देख रहे हैं आप। आइए चलिए सवाल करें। देखो, अब देखो, हाँ जी, ओके, यहां पर आते हैं, इसका आंसर दो भाई, बोलो। शाबाश। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर दो सारे। लाठी लेके आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड यार। हाय हाय, क्या बात है, ये हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। आइए, भारत के प्रथम वॉइसरॉय की बात करेंगे तो इसका बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ था? ये जो गौरव है, ये गौरव मिला है तोप खान को। तोप खान मतलब कैनन, कैनन माने कैनिंग, तो ये आ जाता है, यही आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पढ़कर सुनाया था? आंसर दीजिएगा भाई, बोलो। शाबाश। सर गांधी जी नहीं आए अभी, मेरे भाई गांधी जी अभी प्रोसेस में है पैदा होने के। मुन्ना है अभी, वो बहुत छोटे अभी होंगे, अभी अभी तो पैदा भी नहीं हुए अभी गांधी जी। तो यहाँ क्या आ गए, यहाँ आ गया इलाहाबाद, मिंटो पार्क में हुए हैं। फिर 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए कौन से आयोग की नियुक्ति करी गई, बोलेंगे बच्चे? कौन से आयोग की नियुक्ति करी गई? आयोग यहां पर आ जाता है पील कमीशन। ये हो गया मेरे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आते हैं। फिर देखिएगा सुधार आंदोलन, तो आपका 1857 यहां समाप्त होता है। बोलेंगे मेरे भाई क्या मस्त बढ़िया आया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मुझे बहुत पसंद है इस क्लास में, जानते हो क्यों? क्योंकि उनसे मुझे ये सीखना है कि कैसे होता है ये। वो लोग अपना आंसर ना छुपा के रखते हैं, क्योंकि उनके वो आंसर को इतना कीमती समझते हैं कि आंसर आंसर नहीं पैसा है, दे दिया